आइए समझते हैं कि राम मंदिर चर्चा में इस समय बना हुआ है। तो जब राम मंदिर बना तब तो आपको जानकारी हुई होगी, लेकिन जब राम मंदिर में चोरी हुई तब आपको जानकारी नहीं हुई, थोड़ा लेट हुई, क्योंकि तब तक मामला जब ज्यादा आगे बढ़ गया था तब तक आपको जाके जानकारी हुई। तो मंदिर जब बना था तब तक तो मीडिया में दिखाया गया, लेकिन जब चोरी हो रही थी तब आपको नहीं दिखाया गया होगा, क्योंकि तब आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं रही होगी। तो अयोध्या में राम मंदिर का जो पूरी तरीके से शिलान्यास हुआ, इतिहास रहा सदियों पुराना, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई, किस तरीके से पूरा आस्था, संघर्ष और न्याय का प्रतीक बना, किस तरीके से भगवान प्रभु श्री राम के जो भी आस्था के केंद्र है उस पे जो है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के जो है पूरा आदेशानुसार पूरी कहानी जो है संचालित कराई गई। तो इस तरीके से जो है भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में मुगल काल में जो 1528 से घटना हुई थी, कब से हुई थी आइए समझते हैं। ये पूरी कहानी किस तरीके से इस पूरी कहानी को अंजाम दिया गया, ये घटना है 1528 में। कब की? 1528 में जब ये कहानी शुरू हुई थी, जब ये लड़ाई। पहले जानिए कि मंदिर जो बना कैसे बना, क्या हुआ। चोरी तो मान लीजिए अभी हुई है, अभी तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न हुई है। तो पहले तो इसको जानेंगे कि कैसे हुआ। चोरी तो मान लीजिए जो होनी थी हो ही गई, ठीक है। तो मंदिर तोड़कर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तो 1528 में जो मंदिर को तोड़ा गया था, फिर इसी की जगह पर, इस मंदिर की जगह पर तोड़ा गया बाबरी, इसी बसाया गया बाबरी मस्जिद। मंदिर को तोड़ के क्या बनाया गया? बाबरी मस्जिद। ऐसा इतिहासकारों का कहना है, हमारा ऐसा कोई महत्व नहीं है कहने का, ठीक है। तो बनाई गई 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और 500 साल पूरा संघर्ष लगा इसको बनवाने में। 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद 2019 में घटना आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया गया। राम मंदिर इतिहास के जो प्रमुख कारण रहे, किस प्रकार से प्रमुख चरण रहे हैं, उसके बारे में जानने समझने के लिए प्राचीन काल में हिंदू धर्म ग्रंथ जो थे उनके अनुसार अगर समझेंगे आप, तो जो धर्म ग्रंथ थे, अयोध्या में पहला भव्य सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था मंदिर, जो ये बनाया गया था सम्राट विक्रमादित्य द्वारा, ठीक है। भव्य मंदिर जो है सम्राट विक्रमादित्य से ने इसको शुरुआत किया था। यहाँ से आप समझेंगे कि सम्राट विक्रमादित्य, किसने? सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ विशाल मंदिर बनवाया, शुरुआत उसने की थी, सम्राट विक्रमादित्य ने। याद रखना है कि सम्राट विक्रमादित्य ने द्वारा बनाया गया। चीनी यात्रियों के यात्रा विवरण में भी है प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, जो चीनी यात्री आए तो इसको किस रूप में दर्शाया गया? हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में दर्शाया गया था। फिर आया मुगल काल 1528 में मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी, यही चर्चा में रहा था, मीर बाकी। कौन था? मीर बाकी। यहाँ से कहानी नई सिरे से शुरू होती है। मीर बाकी खेल यहाँ से मीर बाकी के द्वारा शुरू किया जाता है 1588 से। तो मीर बाकी ने जो है पूरे मंदिर को क्या करता है? ध्वस्त कर दिया, और ध्वस्त करने के बाद बाबरी मस्जिद का वहां पे निर्माण कराया है। अब बाबरी मस्जिद का जब निर्माण हुआ तो विवाद और कानूनी लड़ाई यहीं से बढ़नी शुरू हुई थी। और ये घटना है 1528 से, ये आपको समझना जरूरी है कि घटना कब से हुई थी? 1528 से। यहाँ से पूरी कहानी चलती है और मंदिर का जो है पूरा निशान बदलता है। विवाद और कानूनी लड़ाई 1858 से लेकर 1949 तक। 1858 में अंग्रेजों ने विवादित ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए भगवान प्रभु श्री राम के पूरे ढांचे को बाहरी हिस्से में हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा करने के लिए भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया था। ये घटना इसी तरीके से आगे चलती रही, और जो है कई तरीके से जब न्यूज बदली, कहानी बदली, घटनाएं बदली, तब ये पूरी तरीके से मंदिर का जो विवादित ढांचा था, रामलला मूर्ति जो ये प्रकट हो रही है आपके सामने, टेम्पल का पूरा स्वरूप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पूरा कहानी बदली गई है, तो यहाँ से पूरा ये सिस्टम जो है सरकार ने चेंज किया। उसके बाद कहानी बदली, आगे बढ़ी। 1992 की घटना आई, जो मुख्य विवादित ढांचा रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। 1992 में विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को, याद रखना है ये घटना, 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, उसके बाद ये कहानी पूरी कार सेवकों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया, जिसके बाद देश भर में कानूनी और राजनीतिक विवाद गहरा गया था। यहाँ से लड़ाई बढ़ती सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है 2019, 9 नवंबर 2019 को। याद रखिएगा ये डेट, एग्जाम में आया हुआ है 9 नवंबर 2019 को। ये पूरी कहानी बदलती है, और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादी भूमि रामलला विराजमान होंगे, ऐसा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया, आदेश आया कि यहाँ पे जो है राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल बनेगा। अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने का आदेश मस्जिद के लिए भी दिया गया। ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मंदिर के लिए दिया था, आदेश यहाँ पे आया था कि यहाँ पे 5 एकड़ की जमीन जो है मस्जिद बनाने के लिए भी दी जाएगी। कहानी उसके आगे बढ़ती है, मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा होता है, ठीक है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा 5 अगस्त 2020 को ये प्राण प्रतिष्ठा इसका किया जाता है। इस तरीके से जो है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का संचालन होता है, और मंदिर को जो है वहां पे बनाया जाता है। अब समझना है कि ये पूरी जो कहानी चली है मंदिर की, मंदिर किस तरीके से, मंदिर का जो निर्माण क्षेत्र रहा, मंदिर की जो व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके बाद मंदिर की जो कहानी रही वो किस तरीके से आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी कहानी यहाँ पे संचालित कराई गई है। उसके बाद
ये कहानी यहीं पे नहीं खत्म होती है, कहानी इसके आगे बढ़ती है और कहानी बढ़ते बढ़ते आती है 2026 में। और जब मामला आता है 2026 में, तो किस तरीके से मंदिर में जो है चोरी हो जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे, और मंदिर में किस तरीके से चोरी कर दी गई है उसके बारे में भी हम समझेंगे। मामला यहाँ पे आता है कि राम मंदिर की दान राशि में गबन मामले में एसआईटी अभी गठित की गई। एसआईटी मुख्य रूप से राम मंदिर में चोरी का जो आदेश आया, जो आदेश जो वहां पे मुख्य कर्मचारी रहे, जो मुख्य चंपक राय जी, उनके थ्रू ये पूरी कहानी, जो महासचिव रहे मंदिर के और मुख्य उन्हीं की देखरेख में ये पूरा संचालन होता था। तो किस तरीके से ये कहानी वहां तक चलाई गई और कहानी में जो है किस तरीके से जो है पूरा ये सिस्टम इनका बनाया गया था, उसके बारे में हम जानेंगे समझेंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का रहा कि ये पूरी कहानी जो चली है, ये कहानी किस आधार पर चली और कैसे ये पूरा जो है गेम यहाँ पे बनाया गया, इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। उसके आगे ये जो कहानी बनाई गई, या कहानी को जो सुनाया और समझाया गया, वहां पे थोड़ा सा समझना ये है कि मंदिर के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहे, चाहे वो अंदर के रहे हो चाहे वो बाहर के रहे हो, इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो मंदिर का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा, किस तरीके से सरकार ने उसको नजरअंदाज करते हुए किस तरीके से पूरा ये गेम कराया गया। और इसमें जो है राम मंदिर समिति के अध्यक्ष पूर्व आईएएस निपेंद्र मिश्र, इसके जो मुख्य जिम्मेदार रहे, कौन रहे? निपेंद्र मिश्रा जी, जो मुख्य जिम्मेदारी लिए हैं, निपेंद्र मिश्र इनका नाम है। ये पहले पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री के सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है, निपेंद्र मिश्र जी। इन्होंने, इनकी देखरेख में पूरा मामला ये चल रहा था, ठीक है। और मामला आगे बढ़ता है, ट्रस्ट का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ भी अब इनको जो है नियुक्त किए जाने की अटकलें हैं, क्योंकि ईमानदार अधिकारियों के रूप में इनका नाम आता है। तो मुख्य आधार यही रहा कि किस तरीके से मंदिर में प्रशासनिक अधिकारी, ट्रस्ट का सीईओ और किस तरीके से राम मंदिर निर्माण समिति में इनको रखा जाने की संभावनाओं को व्यक्त किया गया है। क्योंकि चोरी जिस मात्रा में हुई है, जिस मात्रा में दान पात्र की राशियों को गबन का मामला सामने आया है, मुख्य रूप से यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और एसआईटी के तहत ये मामले जांच के आदेश में आए हैं। अभी तो एसआईटी सिर्फ इसलिए गठित कर दी गई है ताकि मामला जो है पूरी तरीके से कोर्ट में न जाए। एसआईटी के किसी प्रशासनिक अधिकारी को ट्रस्ट का संयुक्त नियुक्त करने की संस्तुति करने और हाल ही में सामने आए उनके बयानों से यह संभावना प्रकट होती है कि किसी भी तरीके से यह जो पूरा मामला है, यह किसी भी तरीके से सरकार और सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो है दबाए जाने की कोशिश न की जाए। और मुख्य जो संयोजक रहे, जो मुख्य जो बड़े बड़े लोग जो इसमें दान पात्र, जो दान से, क्योंकि राजस्थान से लेकर गुजरात तक बड़े बड़े जो मठाधीश रहे, जो बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े व्यापारी थे, उन्होंने भी यहाँ पे दान पात्र के रूप में कुछ न कुछ जमा कराया है, ठीक है। आप लोगों ने तो 50 पैसे भी नहीं दिए, वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने पैसे जमा कराए हैं उनके बारे में फिलहाल हम तो यही जिक्र करेंगे कि मामले में, ऐसे धार्मिक मामले में मुख्य रूप से लोगों को जागरूक रहना चाहिए और किसी भी तरीके से ऐसे मामले में सम्मिलित न होने की हिदायत मैं दूंगा अपनी तरफ से। लेकिन मामला आगे बढ़ता जा रहा है और मामला इस तरह बढ़ा है कि दान पात्रों की जो धनराशि में गणना के दौरान गबन का प्रकरण सामने आया है। तो ये जो चेयरमैन है निपेंद्र मिश्र जी, इसके जो चेयरमैन थे, चेयरमैन के रूप में निपेंद्र मिश्र 2 बार और 9 अयोध्या, और दोनों बार उन्होंने इस प्रकरण पर स्थानीय मीडिया कर्मियों को अपने बयान में इसका जो है मामला सामने लाया है। मामला यही खत्म नहीं होता, मामला उसके आगे बढ़ता है। मामला यहाँ तक पहुंचता है कि जब मीडिया में बयान आने लगा कि किस प्रकार से धनराशि में चोरी का मामला और गबन का मामला सामने आया है, तो ये पूरे मामले में गबन को देखते हुए पूरे तरीके से इस मामले को सरकार और मीडिया के थ्रू पब्लिक के सामने लाया गया। जब पब्लिक के सामने ये मामला आता है तो यह मामला उसके बाद और आगे बढ़ता है और इसमें जो है ये थोड़ा सा गेम इसका आगे बढ़ जाता है। और जब गेम थोड़ा आगे बढ़ता है तो समस्या इस बात की आती है कि क्या यह कहानी पूरी तरीके से हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में जो धार्मिक आजादी है उसके लिए कितना सही रहेगा। क्योंकि आपका आर्टिकल 25 से 28, आपका आर्टिकल 25 से 28 जो धार्मिक आजादी आपको देता है, क्या उसके तहत ये भारतीय लोगों के लिए जिस प्रकार से मंदिर ट्रस्ट में चोरी और चकारी का पूरा मैटर उठा है, क्या यह भारतीय इतिहास में ऐसी गणनाओं के लिए किस प्रकार से, क्या इस तिरंगे के लिए अपने आधारभूत संरचना को, अपने संविधान को, अपने मौलिक अधिकार को आप तहस नहस कर रहे हैं। उससे ज्यादा बड़ी चीज यह है कि लोगों का जो विश्वास है, जो मंदिर और मस्जिद में लोगों की आस्था है, क्या उसमें ये सब चीजें उचित रहेंगी। इसके मामले में ट्रस्ट के जो स्तर पे जो बातचीत आई है निकल के, उसमें क्या गेम होगा। अब मंदिर, चूंकि मंदिर के ट्रस्ट में कई लोग, कई अधिकारी, कई आला अधिकारी जो है इसमें फंसने के प्रबल आधार दिखे हैं, तो उसमें किस तरीके से मिली भगत के द्वारा ये पूरा गेम संचालित कराया गया है। और ट्रस्टियों के स्तर पर वित्तीय पारदर्शिता में जो बड़ी चूक हुई है, निगरानी प्रबंधन को मजबूत बनाने और आवश्यकता एसआईटी जांच में जो प्रमुख मुख्य आधार रहा है, उसमें ये पूरी कहानी निकल के आई है। समस्या यहाँ पे आती है कि किस तरीके से जो है मंदिर में और मंदिर की जो फ्रेंचाइजी में किस प्रकार से कई लोग स्तर बाई स्तर, परत दर परत चोरी की गई
और किस तरीके से सबने मिलके इस पूरे गेम को संचालित किया है। इस पूरे गेम को संचालित करने में कई लोगों का हाथ रहा है, कोई ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति रहा, कई लोगों को कई गेम की तरह इसको जो है संचालित किया गया और मंदिर में पूरी तरीके से आसान भाषा में लूट कराई गई। तो एसआईटी चूंकि मंदिर का मामला आज से था नहीं, नेहरू जी के समय से चला रहा है। मंदिर जब नेहरू जी थे तब से, नेहरू जी के शासन से ही राम मंदिर का मुद्दा चला है। फिर राजीव गांधी ने इसका पूरा जीर्णोद्धार कराया, राजीव गांधी इसमें मुख्य आधारक बने। तो ये पूरी प्रक्रिया स्टार्टिंग से ही चली आई, लेकिन बाद में चोरी हुई कब? अभी आपका जो है मुख्य जो युग चल रहा था, जिसको आप कह सकते हैं कि जो देश की आजादी 2000 नए आजादी युग में जो चल रहे हैं, तो उसके बाद ही ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई, चोरी का जो प्रक्रिया संपन्न कराई गई। एसआईटी ने करीब ऐसे 150 सेवादारों और कर्मचारियों को चिन्हित किया और मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति 22 जनवरी 2000 रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बदलाव आया। तो 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा कराई उसके बाद ये पूरा गेम संचालित किया गया। फिर एसआईटी गठित जो की गई है, किस तरीके से काम करेगी, काम तो किस तरीके से करे, एसआईटी का जो अधिकार रहा है, एसआईटी का जो इतिहास रहा बहुत अच्छा नहीं रहा है आज तक। तो समझना यही है कि किस तरीके से मंदिर और उसके 20 पन्नों की जो रिपोर्ट आई है उसमें किस तरीके से रिपोर्ट को सरकार तक किस प्रकार से कई अखाड़े हैं, चाहे वो निर्मोही अखाड़ा रहा हो, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड रहा हो, तमाम लोगों ने इस पे जो है अपने विचार रखे। एसआईटी ने पिछले 5 साल के चढ़ावे का ऑडिट करने का भी जानकारी मांगा है। ऑडिट कुछ नहीं होगा, बस धीमे धीमे इस मुद्दे को किसी भी तरीके से आराम से समय के साथ खसका दिया जाएगा। ये आज से नहीं, ऐतिहासिक घटना ऐसी होती आ रही है। लेकिन समस्या ये है कि क्या ये जो मंदिर का जो ये पूरी प्राण प्रतिष्ठा जो जिस प्रकार से पूरे मंदिर का जो है ये पूरा संचालन किया गया है, किस तरीके से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेके सूत्रों बड़े बड़े अधिकारियों आला अफसरों तक ये पूरी कार्रवाई को संचालित किया गया, किस तरीके से मामला पूरी तरीके से सरकार के जहन में आया, किस तरीके से मामले को देश और विदेश में चर्चा का विषय बनाया गया, कहां तक निकलता है, तब तक के लिए देखेंगे, आगे जानकारी को समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आगे समझेंगे कि कहानी कहां तक पहुंची है। लेकिन ट्रस्ट के सदस्यों को ट्रस्ट को भंग करने की सरकार से पूर्ण रूप से इस बात पे सहमति होनी चाहिए कि ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, उनको पूरी तरीके से बर्खास्त किया जाए और नए लोगों को उसमें रखा जाए और कुछ गरीब लोगों को भी रखा जाए, उनको भी लूटने खाने का मौका दिया जाए। उनका कब समय आएगा इस बात का वो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा भी समय आए, हम भी कुछ लूटे खाएं। तो हमें लगता है कि ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए और ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो सिर्फ डंडा लेकर रोड पे घूम रहे हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाए, उनको भी कुछ दाल रोटी की व्यवस्था की जाए। ऐसा सरकार से विनम्र निवेदन है। और ऐसे लोगों को भी, भाई ये भी तो मेहनत कर रहे हैं, सुबह शाम अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तो सेवादारों कर्मचारियों को चिन्हित करके ही सरकार ऐसा मौका देती है, तो इनको भी ऑडिट करने का, बैंक में पैसे जमा करने की अनुमति दी जाए। ऐसा जो है सरकार से देश की जनता ये अनुरोध करे और अपना आगे का काम हो। लूट अभियान इसी तरह चलते रहे, देश बाकी तो देश का जो होगा वो देखा ही जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।